नमस्कार। आज मैं जिस सीरीज को लेकर के आई हूँ वो नागरिक शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आदि एग्ज़ामों में इससे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें जितने प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए हम उसी को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो इसमें आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार कौन मानता है? प्लेटो, हॉब्स, बेंथम या बर्ग? तो वो मानते हैं हॉब्स। हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हॉब्स के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में भी एक प्राकृतिक कानून विद्यमान था जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियम के रूप में था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? इसमें ये बताना है कि मिलान कौन सा गलत किया गया है। राज्य की बाहुल्यवादी धारणा मैकाइवर एवं लास्की का है। राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली का है। अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम का है और सर्वसत्तावादी हेगेल हार्डी का है। तो इसमें देखिए जो गलत किया गया है वो है अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम का है। इसका जो सही मिलान है वो हम देखेंगे कि राज्य की बहुलवादी धारणा जो है वो मैकाइवर और लास्की ने दी थी। राज्य की शक्ति धारणा जो थी वो मैकियावेली ने दी थी और सर्वसत्तावादी हेगेल एंड बेरीहाल्डी ने दी थी। और मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी तथा बेंथम उपयोगितावादी हैं। मार्क्स जो है वो समाजवादी हैं और बेंथम क्या है? उपयोगितावादी हैं। अराजकतावादी प्रौधा और गार्डविन हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है डेविड डसन का, बेंथम का, सेबाइन का या वेपर का? तो देखिए यह कथन जो है वो बेंथम का है। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं और उपयोगितावाद के आधार पर ही राज्य की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह उसे उपयोगी और आवश्यक मानता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही कथन है? इसमें सही कथन बताना है। तो वो है, राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है। समाज राज्य से व्यापक है। सरकार राज्य का अभिकर्ता है या राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। तो इसमें जो देखिए जो सही है वो है राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य होती है। राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। नागरिकता की संकल्पना राज्य से जुड़ी है जो कि वैश्विक स्तर पर किसी राज्य में रहने वालों की पहचान का आधार है। राज्य सरकार का अभिकर्ता है। राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है और समाज राज्य से व्यापक होता है। तो इसमें जो सही कथन नहीं है वो है राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा कहा गया है? तो यह किसके द्वारा कहा गया है? यह जो है वो डायसी है। डायसी के द्वारा कहा गया है। डायसी ने राज्य को संसाधन से युक्त लोगों का ऐसा संगठन माना है जिसे कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार है, ऑप्शन सी सही है। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन एक सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो मैक्सी का है, फास्टर का है, डनिंग का है या अरस्तु का है? तो यह कथन है अरस्तु, ऑप्शन डी सही है। अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय ही नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय मानते हैं। यह राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है कि वह सबसे ऊपर है और अन्य सब इसके अंग में लिपटे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के समुदाय मनुष्य के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
और इन सब में राज्य जो है वो सबसे आगे है। यह मनुष्य के जीवन को सद्गुणी बनाता है और मानव के शुभ इच्छाओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति के संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति राज्य के माध्यम से ही की जा सकती है। इन्हें तृप्त करने का अन्य समुदायों की अपेक्षा राज्य में अधिकतम क्षेत्र है, अतः निश्चित ही राज्य सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम संस्था है। नेक्स्ट है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है। तो आपको बताना है कि आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है। तो वो है वैज्ञानिक प्रगति, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना का विकास या धर्म का बढ़ता प्रभाव। देखिए, इसमें जो सी ऑप्शन राष्ट्रीय चेतना का विकास है, यही आवश्यक तत्व है। राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, परंतु हर रूप में राष्ट्र तत्व उसका प्रधान अंग रहा है। राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों के मध्य एकाकी भावना होती है। इसमें देश प्रेम, देशभक्ति व देश के प्रति समर्पण की भावना छिपी रहती है और राष्ट्र हित की भावना के आगे वैयक्तिक व सामूहिक हितों के त्याग की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आपको बताना है कि राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है, मिल्टन फ्रीडमैन ने किया है, मार्क्स ने किया है या बेंथम ने किया है। तो यह किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर की सावयवी धारणा उसकी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स और उसके निबंध ऑर्गेनिज्म के प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों की तरह वह राज्य की तुलना जीव से न करके राज्य को स्वयं एक जीव मानता है। उसके अनुसार जीवों की तरह समाज का भी जन्म हुआ है और उसका अंत भी होता है। जिस प्रकार शरीर के कोशिकाओं का निर्माण एवं क्षय होता है, ठीक उसी प्रकार समाज की होती है। समाज की कोशिका यानी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो साथ साथ नई कोशिकाओं यानी व्यक्तियों का जन्म भी होता है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। तो यह कथन है हीगल का, वेबर का, ब्लंसली का या हर्मन फाइबर का। तो यह कथन है वेबर का। राज्य की परिभाषा व्यक्ति के रूप में सबसे पहले मैकियावेली ने दी थी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रसिद्ध जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने राज्य की समाज वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए यह विचार व्यक्त किया कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि समस्त प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। यह कथन है वेबर का, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य स्वाभाविक और आवश्यक संस्था है, राज्य अनावश्यक संस्था है या राज्य की व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं है। तो यह इसमें जो सही कथन है वो है राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, ऑप्शन बी सही है। अरस्तु, प्लेटो आदि विद्वानों राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत में राज्य को स्वाभाविक एवं विकास का परिणाम बताया गया है। परिवार एवं समाज की राज्य की तरह ही राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है। नेक्स्ट है, यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता है, अन्यथा दस्यु पोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह कथन किसका है। तो यह कथन है फ्रेडरिक एंजिल्स का, रॉबर्ट मैकाइवर का, H.J. लास्की का या मैक्स वेबर का। तो यह कथन जो है वो है रॉबर्ट मैकाइवर का। मैकाइवर राज्य की उत्पत्ति में शक्ति को तत्व अवश्य मानते हैं, परंतु उसकी भूमिका को गौण स्थान देते हैं। मैकाइवर का कथन है कि यह समझना बहुत बड़ी गलती है जिस किसी असभ्य जाति से हमें कोई सरदार दिखाई पड़े। वहीं हम राज्य की स्थिति मान लें, हम यह नहीं बता सकते कि राज्य
का कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। नेतृत्व एवं अधीनता को विश्वव्यापी प्रवृत्ति में यह अंतर्निहित है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवी सिद्धांत। दैवी सिद्धांत जो है वो सबसे प्राचीन सिद्धांत है और इसके अनुसार राज्य एक दैवीय कृति है तथा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। अतः राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानना है। तो इसमें सही ऐतिहासिक कौन है, क्रम क्या है। हॉब्स, लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। हॉब्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं लॉक, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू व रूसो। हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। तो इसमें जो ऑप्शन डी है हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, यही ऐतिहासिक क्रम सही है। इसमें देखिए जो हॉब्स का टाइम पीरियड है वो है 1588 और लॉक का है 1632, मॉन्टेस्क्यू का है 1689 और रूसो का है 1712। नेक्स्ट है, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली। तो हॉब्स ने ली, लॉक ने ली, रूसो ने या जे.एस. मिल ने। तो यह हॉब्स हैं, हॉब्स ने ली। थॉमस हॉब ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोवैज्ञानिक की सहायता से राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन किया था। तत्कालीन समय में हॉब्स ने अपने विचारों को वैयक्तिक आधार पर पुष्ट करते हुए पारलौकिकवाद से मुक्त कर किया था। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, राज्य का निर्माण तथा राज्य शक्ति के संदर्भ में हॉब्स ने उस सभी तत्वों के आधार पर व्याख्यायित किया है। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल। यह कथन किसका है। तो यह कथन है सेबाइन का, सीले का, बार्कर का या वेपर का। तो यह कथन जो है वो सीले का है। इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन की लेखा जोखा रखता है। राजनीति विज्ञान में राजस्व के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन है। यह दोनों के बीच संबंध को दर्शाते हुए सीले ने कहा कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो ऐतिहासिक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। हेनरी मैन ट्राइट्स्के द्वारा, ओपेनहाइमर द्वारा या दुर्खिम द्वारा। तो ये है हेनरी मैन ने ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय भी है। तो प्लेटो ने, अरस्तु ने, मैकियावेली ने या बोधा ने। तो यह कहा था अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार राज्य सर्वोच्च समुदाय है। उसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं वरन एक सर्वोच्च समुदाय भी है। अरस्तु के अनुसार राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं हैं जो राज्य के अधीन होती हैं। उनका अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है और राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अतः राज्य सर्वोच्च समुदाय है। नेक्स्ट है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है। तो इसमें बताना है कि सही क्या है। तो इसमें जो है वो लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्रता समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियाँ प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान हो जाता है। और उपयुक्त सही, इसमें सही बताना है। तो इसमें जो देखिए जो सही है वो है उपयुक्त, सभी है, सारे सही हैं इसमें। लॉक, चलिए आगे देखते हैं। सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिक को जन्म दिया है
उनमें कदाचित महानतम है। तो ये बताना है कि महानतम क्या है, तो वो है हॉब्स, लॉक, रूसो या बेंथम। तो ये हैं हॉब्स, ऑप्शन ए सही है। सेबाइन का यह कथन हॉब्स के बारे में था कि सेबाइन का हॉब्स के प्रभावित होने का प्रमुख कारण उनकी पद्धति थी, जिसके आधार पर उसने अपने विचारों का ढांचा खड़ा किया है। नेक्स्ट है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन। तो ऑप्शन ए है एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था, या ऑप्शन बी एकाकी किंतु शांतिपूर्ण था, ऑप्शन सी सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन है वो एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन जो है वो एकाकी, अपवित्र, निंदनीय, पाशविक, निरंतर, संघर्षशील तथा अल्पकालीन होता था। इस प्रकार राज्य की अनुपस्थिति में अराजकता की अवस्था थी। नेक्स्ट है, हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। तो प्रकृति का राज्य इसका युग था शांति और समृद्धि का, निरंतर संघर्ष का, शांति और अभाव का, या धार्मिक शासन का। तो यह कथन जो है वो ऑप्शन बी निरंतर संघर्ष का युग था। हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य निरंतर संघर्ष का युग था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। तो इसमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई है। 1655 का हिंसक क्रांति, या 1632 का गृह युद्ध, या 1642 का गृह युद्ध, या 1650 की स्वर्णिम क्रांति, या 1688 की स्वर्णिम क्रांति। तो यह जो सही है वो 1688 की स्वर्णिम क्रांति के विचारों से लॉक को प्रेरणा प्राप्त हुई है, और लॉक ने इसका समर्थन किया, जिसके कारण इसे क्रांति का दर्शक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा यहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसने कहा था। तो यह कहा था बोसांके ने, सर हेनरी मैन ने, MP फॉलेट ने, या हॉबहाउस ने। तो यह जो कहा था वो है हॉबहाउस ने ही कहा था यह। रूसो के सामान्य इच्छा को अस्पष्ट और अव्यावहारिक बताते हुए LT हॉबहाउस ने टिप्पणी की है कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है, और जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है। अर्थात यह या तो सामान्य है या इच्छा है, यह दोनों नहीं हो सकती। वाहन के भी रूसो पर अधिनायकवाद के पोषण का आरोप लगाते हुए कहा है कि रूसो ने अपनी समदृष्टि विचारधारा से व्यक्ति को शून्य बता दिया है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसका एक भाग है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति सिद्धांत का, या सामाजिक समझौता सिद्धांत का। तो यह कथन जो है वो है सामाजिक समझौता का सिद्धांत है कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का एक भाग है, और इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक जो हैं वो हॉब्स, लॉक तथा रूसो हैं, और इनके अनुसार राज्य लोगों के द्वारा किए गए समझौता का फल है। समझौता करने के पूर्व लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, और प्राकृतिक अवस्था के दौरान लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था। तो यह पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, बल सिद्धांत, या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। तो इसमें जो कथन सही है वो है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अनुसार ही राज्य की उत्पत्ति का संबंध में
यह सिद्धांत की धारणा शुरू होती है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक है। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक है ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का या शक्ति सिद्धांत का। तो यह कथन जो है वो ऑप्शन बी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का आवश्यक भाग है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं? तो वो हैं हॉब्स, लॉक, रूसो या जे.एस. मिल। तो वो हैं ऑप्शन डी जे.एस. मिल। जे.एस. मिल एक उपयोगितावादी विचारक हैं और इनके अनुसार राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है बल्कि उनका उदय लोगों के उपयोगिता के कारण ही हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? तो यह कार्ल मार्क्स हैं, राइट है, वाहन है या ग्रीन है। तो यह कथन जो है वो राइट ऑप्शन बी सही है, क्योंकि राइट ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना की है। मार्क्स, वाहन एवं ग्रीन सामाजिक समझौते के प्रखर आलोचक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? तो कौन सी रचना जो है संविदावादक विचारक की नहीं है? तो वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवायथन, ऑन लिबर्टी या टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो वो है ऑन लिबर्टी, ऑप्शन सी सही है। हॉब्स, लॉक तथा रूसो संविदावादी विचारक हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की, लेवियाथन हॉब्स की तथा टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। ऑन लिबर्टी में जे.एस. मिल, ऑन लिबर्टी जो है वो जे.एस. मिल की रचना है और मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक तथा व्यक्तिवाद का अग्रणी समर्थक था। नेक्स्ट है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है या ऑप्शन डी राज्य की प्रकृति सावयवी है। तो इसमें जो कथन सही है वो है ऑप्शन बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य के पहले एक प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी जिसमें मनुष्य प्रारंभ में शांतिपूर्ण जीवन जीता था, परंतु संपत्ति के विकास ने लोगों में लालच उत्पन्न कर दिया, जिससे चारों तरफ हिंसा, मारकाट, अशांति अर्थात मत्स्य न्याय की व्यवस्था कायम हो गई। इससे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आपसी समझौते के माध्यम से एक राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानव संस्था है। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है। तो यह किस पर आधारित है? यह है राष्ट्रीयता, संविधानवाद, व्यक्तिवाद या समाजवाद। तो यह कथन जो है वो ऑप्शन सी व्यक्तिवाद पर आधारित है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत जो है वो व्यक्तिवाद पर आधारित है। इसके अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्य ने किया है, अतः राज्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र है। इस प्रकार यह सिद्धांत राज्य का साधन तथा व्यक्ति को साध्य मानता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो यह जो कथन है वो है प्लेटो, बेंथम, हॉब्स और बर्क। तो यह कथन जो है वो है हॉब्स का है, ऑप्शन सी सही है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्यों के कई मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होते, किंतु तब भी एक प्राकृतिक कानून अवश्य विद्यमान रहता है। यह प्राकृतिक कानून वास्तव में आत्मरक्षा के नियम हैं। हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। यह कथन किसका है? तो यह आत्मरक्षा के लिए है, स्वतंत्रता के रक्षा के लिए है, शोषण को दूर करने के लिए है या अन्याय को दूर करने के लिए है। तो यह जो है वो आत्मरक्षा के लिए है। आत्मरक्षा के लिए हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की आज्ञा करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है,
किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? यह लॉक ने कहा था, रूसो ने, हॉब्स ने या लीकॉक ने? तो यह कहा था हॉब्स ने। थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। हॉब्स ने लिखा है कि हर मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं: प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हैं। नेक्स्ट है, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, पोप तंत्र का दमन किया जा सके, गृह युद्धों का अंत हो सके या शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो यह है ऑप्शन ए, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक के अनुसार लोगों ने सामाजिक समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक समझौता सिद्धांत में अपनी बाधाओं से संबंधित कुछ अधिकार व्यक्ति ने समाज को इसलिए अर्पित कर दिए ताकि उनकी सामूहिक संतुलित बुद्धि से असुविधा जो है वो सुविधा में बदल जाए। इस समझौते के उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक तथा बाह्य संकटों से रक्षा करना था। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए गए या केवल राजनीतिक अधिकार सौंपा। तो यह कथन जो है वो लगभग सभी अधिकार सौंप दिए गए थे। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। हॉब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत में कहते हैं कि मैं व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार एवं शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसी तरह समर्पित कर दो। इस तरह समझौते के परिणाम स्वरूप समुदाय संयुक्त होता है और राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स के अनुसार यही उस महान देवता लेवियाथन का जन्म होता है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति एवं सुरक्षा निर्भर है। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह कथन है हॉब्स का, लॉक का, रूसो का या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो कथन है वो है रूसो का। रूसो ने समान इच्छा के विषय में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने कार्य को समर्पित नहीं करता है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो यह राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, ऑप्शन बी राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, ऑप्शन सी यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना, ऑप्शन डी क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन करना। तो यह जो है वो ऑप्शन डी क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन करना। देखिए, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करता है और राजनीतिक बाध्यता का सामान्यतः अर्थ राजा के कानूनों का नैतिक रूप से पालन करने से लगाया जाता है। जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइसिस ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक बाध्यता की व्याख्या करते हुए बताया कि यह व्यक्ति की स्वयं की कल्पना व सहमति है। ईश्वर ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत में बताया कि व्यक्ति अपने स्वयं को के सहमति प्रदान किए हुए राज्य के नियमों का पालन के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? तो यह किया था मार्क्स ने, हॉब्स ने, लॉक ने या लास्की ने? तो यह जो किया था वो है हॉब्स। हॉब्स के समझौते में जनता आपस में ही संविदा करती है और उसमें शासक का कोई पक्षकार नहीं है। मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं स्वयं
अपना शासक होने का अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या इसी सभ्य को शासन का अधिकार सौंपता हूँ, लेकिन तुम भी वैसा ही करो। इस प्रकार जनता जो संविदा करती है उसमें एक निरंकुश राजतंत्र का जन्म होता है जो पूर्ण रूप से संप्रभुता संपन्न है। उसके ऊपर कोई शर्त या बंधन नहीं है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन है हॉब्स का, रूसो का, लॉक का या टी.एच. ग्रीन का। तो यह कथन जो है वो है लॉक का। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था थी। मनुष्य सभी प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति आदि के अधिकार उस समय प्रचलित थे। लॉक मनुष्य को एक सामाजिक और विवेकशील प्राणी मानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य मूल रूप से अच्छा, शांतिप्रिय, नैतिक और नियम पालक है तथा मानव स्वभाव प्रेम, दया, सहयोग और सहानुभूति आदि गुणों से युक्त होता है। नेक्स्ट है यह किसने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता। तो यह है स्पिनोजा का, बर्नार्ड शॉ का, बार्कर का या गार्नर का। तो यह कथन जो है वो स्पिनोजा का है। स्पिनोजा ने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो यह है राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुई है। ऑप्शन बी राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई। ऑप्शन सी राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई। ऑप्शन डी राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य से हुई। तो ये जो है कथन जो है वो सी है कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं हुई है, बल्कि यह एक कृत्रिम संस्था है जिसकी उत्पत्ति संपत्तिशाली वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए हुई है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन को और शोषण के लिए स्थापित की गई है। इसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति व्यक्तियों का अधिकार बना रहता है। इसलिए मार्क्स राज्य विहीन समाज की स्थापना की वकालत करते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। तो यह ऐतिहासिक है, आर्थिक है, दैवीय है या शक्ति है। तो ये जो है वो ऐतिहासिक है। ऑप्शन ए सही है। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी एवं ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। यह इस सिद्धांत के अनुसार राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है। यह अनेक तत्वों जैसे सामाजिक भावना, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधियों, धर्म तथा राजनीतिक चेतना का फल है। राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। यह कबीली चरण से राष्ट्रीय और वैश्वीकरण की तरफ अग्रसर है। बर्गेस के अनुसार मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक पूर्णता ही राज्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। तो कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। बल सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या दैव उत्पत्ति सिद्धांत। तो यह है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत जो है वो ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है। तो यह माना है दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत या ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन डी ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है। तो वो है विकासवादी सिद्धांत, अभी हमने देखा।
नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। तो सबसे सही सिद्धांत वही है विकासवादी सिद्धांत। कि ये प्रश्न को कितनी बार पूछा गया है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया। तो जॉन लॉक ने किसका समर्थन किया है? ऑप्शन ए सीमित राजतंत्र की अवधारणा को, ऑप्शन बी निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को, ऑप्शन सी कुलीन तंत्र की अवधारणा को, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन जो है वो जो सही है वो है सीमित राजतंत्र की धारणा को। जॉन लॉक ने जिस सामाजिक अनुबंध का विवेचन किया उसमें नागरिक द्वारा राज्य के केवल उन्हीं अधिकारों को सौंपने का समर्थन करता है जिससे कुछ अव्यवस्था उत्पन्न होने का खतरा है। शेष अधिकार जो वह प्राकृतिक अवस्था में उपभोग करता था उसके पास ही रहते हैं। अतः लॉक निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन न करते हुए सीमित राजतंत्र का समर्थन करता है। नेक्स्ट है, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया। तो यह ऑप्शन ए राजनीति निरंकुशवाद को न्याय संगत ठहराने के लिए, न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्याय संगत ठहराने के लिए, या उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए, या राज्य के प्रति नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्याय संगत ठहराने के लिए। तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी है, उदार लोकतंत्र राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। देखिए इसमें जो लॉक है, लॉक का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दासता की पट्टता न होकर स्वतंत्रता का अधिकार पत्र है और उसने राज्य को ट्रस्ट की संज्ञा दी है। ट्रस्ट का तात्पर्य है समझौते के अंतर्गत किए गए अनुबंध को मानता यदि राज्य ट्रस्ट का उल्लंघन करता है तो नागरिकों के विरोध का जो अधिकार है। इस प्रकार वह उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया? तो मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है? दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत? तो मनु ने दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया है। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में कहा गया है कि जब इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इन सब की रक्षा के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया। मनु के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो वो है राज्य का दैवीय सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है वो अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है? दैवीय सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है वो अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी करते हैं, दैवीय सिद्धांत भी, समझौता सिद्धांत भी और विकासवादी सिद्धांत भी। नेक्स्ट है, सामाजिक संविदा का लेखक। तो सामाजिक संविदा का लेखक जो थे वो बोधा थे, गार्नर थे, जवाहरलाल नेहरू या रूसो? तो रूसो थे सामाजिक संविदा के लेखक। सामाजिक संविदा की रचना वर्ष 1762 में तत्कालीन फ्रांसीसी लेखक रूसो ने फ्रेंच भाषा में की थी। तो रूसो ने सामाजिक संविदा की रचना किस भाषा में की थी? फ्रेंच भाषा में। इस पुस्तक का एक दूसरा नाम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट भी है। इस पुस्तक में रूसो ने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की है और इस पुस्तक की शुरुआत ही मनुष्य जन्म से स्वतंत्र किंतु बेड़ियों से जकड़ा हुआ है शब्दों से हुई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक ने फ्रांस के राजनीतिक सुधारों के लिए हुई क्रांति में लोगों को प्रेरणा का कार्य किया है। रूसो इस देश का रहने वाला था। रूसो कहाँ का रहने वाला था? तो यह फ्रांस का रहने वाला था, ऑप्शन सी सही है। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी है और थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने या इनमें से कोई नहीं। तो यह दी है रूसो ने
ऑप्शन सी सही है। रूसो मानते हैं कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु तुल्य निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाले बुद्धिहीन प्राणी थे। उसी के शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर था। नेक्स्ट है, रूसों की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि सामान्य इच्छा कुछ खास इच्छाओं का योग है, किसी खास राजनीतिक समाज के व्यक्तियों की विचार युक्त इच्छाओं का योग है। ऑप्शन सी उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है। ऑप्शन हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। ऑप्शन डी वह शास्त्रीय अभिजात्य वर्ग की इच्छा। तो रूसों की सामान्य इच्छा का मतलब है कि ऑप्शन सी सही है। इसमें उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। रूसों की सामान्य इच्छा का लक्ष्य है समुदाय का कल्याण। यह एक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है या अनेक व्यक्तियों की इच्छा का योग। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जो हो सही है वो हम डायरेक्ट ही देख लेंगे। देखिए, जो थ्रेसीमेकस हैं वो न्याय शक्तिशाली का हित है। थ्रेसीमेकस का है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, सही है। और बोधा का है अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निश्चित हो सकता है, न कि राज्य। और सी जो है वो इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। और माओ त्से तुंग शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ए सही है। नेक्स्ट है, रूसों की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। यह राज्य में कानून का स्रोत है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। तो रूसों की समान इच्छा के संबंध में जो सही नहीं है वो है सदैव जनहित में, यह सबकी इच्छा है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, रूसों के लिए किसे समान इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है, सत्य, कर्तव्य, शक्ति या कानून। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है। कानून रूसों के लिए समान इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है, कानून। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, समान इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया वो रूसो हैं। ऑप्शन डी सही है। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अपने जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किस दार्शनिक का है। तो यह जो है वो अरस्तु का है, प्लेटो का है, लास्की का है या हीगल का है। तो ये अरस्तु का है। और अरस्तु की प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में राज्य के स्वरूप, उत्पत्ति और उद्देश्य का वर्णन किया गया है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्गम जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। उसके अनुसार राज्य के विकास का क्रम परिवार, गांव व राज्य है। मनुष्य सद्जीवन की प्राप्ति के लिए मिल जुलकर राज्य के अंतर्गत रहते हैं और उनका श्रम विभाजन उन्हें परस्पर आश्रित बना देता है और वे परस्पर सहयोग से समाज को चलाते हैं। यदि उनमें कोई मतभेद या संघर्ष पैदा होता है तो उसकी रोकथाम या निवारण करना राज्य का कृत्य है। ऑप्शन ए अरस्तु सही है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के अस्तित्व में बना रहता है। तो किसके अनुसार यह किसका कथन है, यह अरस्तु का कथन है। ऑप्शन डी सही है।
किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सजीवन के लिए बना हुआ है? बोंदा ने, लास्की ने, गांधी ने, अरस्तू ने। तो अभी हमने देखा व्याख्या में कि अरस्तू का है, अरस्तू ने कहा था, अरस्तू ने ही कहा था कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सजीवन के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। यह वक्तव्य रूसो का क्या आशय है? तो इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए। ऑप्शन बी, इस श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। ऑप्शन सी, इन श्रृंखलाओं से कैदियों को मुक्त कर दिया जाए। ऑप्शन डी, सभी कारागार तोड़ दिए जाए। तो इसमें जो सही है वो है इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। ऑप्शन बी सही है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य में रूसो का तात्पर्य यह है कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में तो स्वतंत्र था, परंतु कालांतर में सभ्यता का विकास हुआ जिनसे मनुष्य की स्वतंत्रता को छीनकर उन्हें बंधनों में जकड़ दिया गया। अतः यदि हमें सभ्य समाज में स्वतंत्रता को वापस लाना है तो हमें प्राकृतिक दशा की ओर लौट चलना चाहिए, अर्थात इन श्रृंखलाओं को तोड़ देना चाहिए। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो अभी हमने देखा कि यह कथन रूसो का है। नेक्स्ट है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर? तो जीन जैक्स रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक्स या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है वो ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स का है। थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने बच्चों को जन्म दी, जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? तो यह किस विचारक के अनुसार है? रूसो के अनुसार है, हॉब्स के अनुसार है, लॉक के अनुसार है या बेंथम के अनुसार है? तो ये जो है वो ऑप्शन ए रूसो के अनुसार है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक रूसो ने अपने पहले निबंध डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में प्राकृतिक दशा का अत्यंत मोहक वर्णन किया है, जिसमें मनुष्य सर्वथा सरल, समानतापूर्ण और सुखमय जीवन बिताते हैं। रूसो के अनुसार सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। राज्य की उत्पत्ति संपत्ति की रक्षा के लिए होता है जो विषमता को बढ़ावा देती है। इसी संदर्भ में रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि तथा तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था। नेक्स्ट है, किसने रूसो के समान इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? तो यह ग्रीन ने किया, बोसांके ने किया, कांट ने किया या हीगल ने किया? तो यह ऑप्शन सी कांट ने किया। कांट रूसो की समान इच्छा के सिद्धांत में आस्था रखता है। वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्र मानता है जो नैतिक रूप से स्वतंत्र हों। नैतिक स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि शुभ इच्छा के अनुसार कार्य किए जाएं। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की? तो यह सर हेनरी मैन ने किया, लॉर्ड एक्टन ने किया, हॉब्स ने किया या मिल ने किया? तो यह जो है वो ऑप्शन ए सर हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत के आलोचक थे। उन्होंने इस सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की। ब्लंट सली जो हैं ये ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को अत्यंत भयंकर और ग्रीन ने कपोल कल्पना और उल्जे ने सरासर झूठा बताया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक समझौते के विचार
को एक नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया था। यह नोजिक ने दिया था, रॉल्स ने दिया था, ओकसॉट ने दिया था या हन्ना अरेंड ने दिया था। तो यह दिया था ऑप्शन बी, रॉल्स ने। जॉन रॉल्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया है। रॉल्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अपने चिंतन के साथ मिलाकर आगे विकसित करने का कार्य किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो यह ऑप्शन ए, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना में पाए जाते हैं, या ऑप्शन बी, युद्ध, प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समावेश में, या ऑप्शन सी, राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते या राजनीतिक नेतृत्व, ऑप्शन डी, रक्त संबंध, संविदात्मक समझौते, धर्म या अराजकता। तो इसमें ऑप्शन ए, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना में ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत द्वारा की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदिकाल समाज से क्रमिक विकास करते करते इसमें वर्तमान राष्ट्रीय चेतना के रूप को प्राप्त कर लिया। राज्य की उत्पत्ति ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख हुई है, जो रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियाँ, धर्म, युद्ध, आर्थिक गतिविधियाँ और राजनीतिक चेतना है। नेक्स्ट है, राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? तो राज्य के विकास में कौन से आवश्यक तत्व सहायक रहे हैं? रक्त संबंध रहा है, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति रही है, आर्थिक गतिविधियां रही हैं, या उपयुक्त सभी रहे हैं। तो इसमें जो सहायक रहे हैं वो उपयुक्त सभी रहे हैं, ऑप्शन डी सही है। राज्य के विकास में मुख्य भूमिका के द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई? इसको हम डायरेक्ट देख लेंगे, ऑप्शन सी है सही है इसका। रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियां। अभी यह प्रश्न आया था। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स ने, गिलक्राइस्ट ने, जेम्स प्रथम ने या H.J. लास्की ने? तो यह किया था जेम्स प्रथम ने, ऑप्शन सी सही है इसका। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक 17वीं शताब्दी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनरेसी में किया गया। जेम्स प्रथम के अनुसार राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत सबसे प्राचीन हैं। इसके अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, तो सबसे प्राचीन सिद्धांत अभी हमने देखा कि दैवी सिद्धांत, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो मनु जो है वो दैवीय सिद्धांत के समर्थक थे, सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक थे, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मनु जो थे उनका जो दैवी सिद्धांत है, दैवी सिद्धांत के समर्थक थे। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का विवेचन किया गया है। मनु के अनुसार जब पृथ्वी पर सर्वत्र अराजकता का बोलबाला था, सभी लोग दुखी अवस्था में थे, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य के पालन करने की स्थिति में न था। ऐसी स्थिति में ईश्वर की सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की। नेक्स्ट है, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो यह ऑप्शन ए 4 राजाओं की, ऑप्शन बी 7 देवताओं की, ऑप्शन सी 15 देवताओं की, या ऑप्शन डी 8 देवताओं की। तो इसमें जो सही है वो है 8 देवताओं की, ऑप्शन डी सही है। मनु के अनुसार राज्य की रचना 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर की गई है। राज्य में सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, चंद्र और अग्नि की शक्तियों और तत्वों का समावेश होता है। राजधर्म सिद्धांत मनु द्वारा दिया गया था। इसमें राजा को राज्य के प्रति दैवीय स्वरूप प्रदान किए गए हैं।
नेक्स्ट है, राजधर्म का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो राजधर्म का सिद्धांत दिया है कौटिल्य ने, याज्ञवल्क्य ने, नारद ने या मनु ने? तो राजधर्म का सिद्धांत मनु द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? तो ये जेरेमी बेंथम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी हेगेल या ऑप्शन डी अरस्तु? तो यह है जेरेमी बेंथम, ऑप्शन ए सही है। जेरेमी बेंथम ने राज्य व सरकार का लक्ष्य अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना बताया है। बेंथम ने कहा कि राज्य मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य राज्य के लिए। इसके अनुसार वही राज्य उत्तम हो सकता है जो अपने प्रजाजनों का अधिकतम हित चाहता हो। इसी संदर्भ में बेंथम ने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख में वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, राज्य का कार्य एवं उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ऑप्शन ए, थॉमस एक्विनास ने यह कहा है, ऑप्शन बी, मिल ने कहा है, ऑप्शन सी, लॉक ने कहा है या ऑप्शन डी, ग्रीन ने कहा है? तो यह कहा है ऑप्शन डी, ग्रीन ने। प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ग्रीन के अनुसार राज्य का जन्म एक सामान्य हित की चेतना में होता है। सामान्य चेतना अधिकारों और कर्तव्यों को जन्म देती है तथा साथ में उनकी रक्षा करने वाली संस्थाओं को भी जन्म देती है। इसके साथ साथ वह संप्रभु को भी जन्म देती है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता है। तो यह राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं। ऑप्शन बी, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन सी, राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। ऑप्शन डी, राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन सी, राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। नेक्स्ट है, इसमें दिया है नीचे वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन को में कहा गया है दूसरे का कारण। इसमें जो पहला कथन है वो है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है और कारण आर कहता है कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरंतर निरस्त करता है। तो इसमें ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। दैवीय उत्पत्ति में राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है तथा वह उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। उसका जनता की सामान्य सहमति से और वास्तव में नहीं होता है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलता है, धर्म को राजनीति से अलग करता है, सामंतीय शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है या लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। तो यह ऑप्शन ए धर्म को राजनीति से मिलाता है, ये सही है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? शक्ति के सिद्धांत से, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से या विकासवादी सिद्धांत के समझौते से। तो यह जो सही है वो है विकासवादी सिद्धांत के, ऑप्शन डी सही है। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करता है। यह किसने कहा है? यह कहा है ऑप्शन ए E.M. वाइट ने, ऑप्शन बी M.P. मोफाट ने, ऑप्शन सी बिनिंग एंड विनिंग ने, ऑप्शन डी F.J. गाउल ने। तो यह इसमें जो सही है वो है ऑप्शन सी बिनिंग एवं बिनिंग ने।
नागरिक शास्त्र के शिक्षण के संबंध में यह विचार विनिंग एवं विनिंग के हैं। इनकी मान्यता है कि अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करता है और नागरिक शास्त्र की शिक्षा का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट है सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत किसका वर्णन करता है? राज्य के स्वरूप का, राज्य के कार्यों का, राज्य की उत्पत्ति का, या इनमें से कोई नहीं। तो यह है ऑप्शन सी, राज्य की उत्पत्ति का। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित सिद्धांतों के में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत की स्पष्ट व व्यापक अभिव्यक्ति 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के हॉब्स, लॉक तथा 18वीं सदी के फ्रांस के रूप में रूसों के विचारों में हुई। 17वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत को पूर्ण प्राधान्य था और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया। निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में लोकप्रिय रहा? तो यह था ऑप्शन सी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। नेक्स्ट है सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है तो राज्य की प्रकृति से, राज्य के कार्य से, राज्य के उद्देश्य से, राज्य की उत्पत्ति से। तो यह ऑप्शन डी, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित था। नेक्स्ट है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए ऑस्टिन, बोर्डिंग, हॉब्स, या ऑप्शन बी हॉब्स, लॉक, रूसो, या ऑप्शन सी मैकाइवर, लास्की, हॉब्स, या ऑप्शन डी जे.एस. मिल, स्मिथ और हॉब्स। तो यह जो प्रमुख प्रतिपादक थे हॉब्स, लॉक, रूसो, ऑप्शन बी सही है। और यह है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो यह प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।